Okay, noted this question. Yes, sir. Yes, sir. Let's see what is given to know more. More to know. The law is universal in the sense that it is applicable to all the bodies already explained, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. What is the difference between these two words? Celestial means, terrestrial means what? Terrestrial means on the earth. अर्थ पर जो है वो टेरेस्ट्रियल हो गए. सेलेस्टियल मीन्स इन द स्पेस, मून, अदर प्लैनेट्स, है ना. तो अर्थ के लिए भी है और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए भी है. ठीक है. इनवर्स स्क्वायर मीन्स सेइंग दैट f is inversely proportional to square of d, means for example that if d gets bigger by the factor 6, f becomes 36. मतलब d जो है 6d हो जाए, 6d का स्क्वायर 1/36d, d स्क्वायर 1/36 टाइम्स हो जाएगा. d स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और 36 का फैक्टर नीचे आ जाएगा, है ना. d अगर 6 टाइम्स हो जाए तो फोर्स विल बी 1/36 टाइम्स. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर. ठीक है. All right. So hope this both the points are very clear. Nothing Yes, sir. much to explain here. They are almost self-explanatory. Now some more points about this law. Some more points about this law or about this force. ठीक है. इसके तो बता सकते कुछ फोर्स, इसके कुछ पॉइंट्स बता सकते क्या? Can you tell on your side? Can you try to tell some The points gravitational about force की the हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से बता सकते हैं? Sir, it is applicable to all bodies, ओके. whether celestial or terrestrial, big or small. यस, वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग आल्सो, है ना. Yes, sir. ओके. इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना. ओके, लेट अस सी व्हाट आर द अदर पॉइंट्स वी कैन सी. पहले बुक्स में देखते क्या है, देन आई विल टेल यू अदर अपार्ट फ्रॉम द बुक्स. एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड several phenomena which were believed to be unconnected, है ना. तो ये the force that binds us to the earth है ना. अर्थ पर हमें बाइंड्स करके रखता है, अदरवाइज वी विल नॉट बी स्टेबल ऑन द अर्थ, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो विल नॉट बी स्टेबल, है ना. वी कैन डिफिकल्ट टू वॉक, है ना, डिफिकल्ट टू मूव, और इवन वी कैन जस्ट टेक ऑफ, है ना. अर्थ के ऊपर जोर से फोर्स लगाया तो वी विल टेक ऑफ, है ना. तो अदर वन इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन. जो सी में जो टाइड्स आती हैं, है ना, मून एंड सन की वजह से टाइड्स बनती है फोर्स. इट इज जस्ट लिक्विड फॉर्म में है तो उसका इफेक्ट
फोर्स का इफेक्ट हम देख सकते हैं, टाइड्स बनती है उससे, है ना, because of the gravitational force. Let us see the other points. Apart from that, let us see what the other points I can tell you about this. Gravitational force is always attractive. It is not repulsive, always attractive. It is central force. Central force का मतलब क्या होता है? Means it is Center always of it always acts along the line joining the two objects. Suppose ये ऑब्जेक्ट है M1, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, ऐसा तिरछा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इस तरफ कहीं. It is along the line joining the both the particles. which is the distance. That is what is the meaning of. Sorry. So the line is the distance between them. हाँ, shortest distance between them. ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल फोर्स में along the line joining the two bodies. It obeys the inverse square law, 1/d square. अभी जो हमने फैक्टर देखा ये 36 वाला, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ. It is independent of the medium between the two objects. सब ऑब्जेक्ट को सपोज तुमने एयर में रखा है ना, सपोज अर्थ इज पुलिंग यू with the force 490. Suppose your mass is say 950 kg. अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? 490 न्यूटन. अगर तुम पानी में चले जाओ, पानी के अंदर भी चले जाओ, तभी भी वो अर्थ अपना 490 लगाएगी तुम्हारे ऊपर फोर्स. नेट फोर्स कम हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन यू में डिक्रीज, बट अर्थ विल ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन सेम, independent of medium between the two objects. ठीक है, independent of medium. You can just note down. तुम लोगों को ये 11th में काम आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स. One more important point is there which you may not come across now, but I'm telling you, you don't have to write this. These many points you can Sir. just mention, है ना? Yes. सर मेरे को एक और पता है. हाँ बोलो. सर सर उसके वजह से कर्वेचर आता है स्पेस और टाइम. कर्वेचर आता है? कौन सा कर्वेचर? हाँ सर, इट वॉर्प स्पेस एंड टाइम, जो आइंस्टाइन ने ये किया. हाँ सर, स्पेशल रिलेटिविटी. अच्छा, स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी है सर? what थोड़ी does what हाँ what does नो सर, what बट वी does होप टू रीड इट. अच्छा, ओके, बट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अपने कोर्स में नहीं है. यू कैन स्टडी ऑन योर ओन. यस सर. ठीक है. और एक पॉइंट और भी है, कंजर्वेटिव. इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स का अभी तुम्हें जस्ट you don't write this, just I am telling you some points, but you don't have to write because it is in the 11th standard, not now. I'll tell Sir, you what written. are the हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया है कुछ? कंजर्वेटिव फोर्स, anybody has any idea? I will explain you, but you don't have to write that. Conservative forces are very useful, you know. Conservative forces, not law of conservation. I mean, conservative forces का जो law of conservation है, law of conservation of forces जो हैं, वो बहुत यूजफुल फोर्स होता है. बट 11th में यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस तुम लोग को. बताओ क्या बता रहे थे? व्हाट डू यू नो? देन आई विल टेल यू. कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग होते हैं ना अपना, जो स्प्रिंग हमने थोड़ा बहुत डायग्राम बनाया था वहाँ पे,
स्प्रिंग का भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो एटलीस्ट दीज थ्री फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस का। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स is independent of the path followed by the body। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओ। कोई सपोज तुमने फिजिक्स की बुक को उठा के टेबल से, ग्राउंड से उठा के 1 मीटर ऊपर टेबल पे रख दिया, 1 मीटर अबव द ग्राउंड। आइदर यू पुट इट डायरेक्टली, ग्राउंड से उठाई टेबल पे रख दी, या फिर तुम कहीं दूसरी जगह लेके गए उसको अपने साथ, ग्राउंड से उठाई, you have gone to the other room, then coming back and keeping on the same table. When you put it directly onto the table, then also work done by the gravitational force will be same. When you bring it all around the home and then you keep it at the same table, then also work done by gravity will be same. I'm not talking about your work done. You may be doing different work done in taking the book from all around the places, but gravity ka work done, you are changing the position of book from the ground to the table. Gravity will also do the work. You are also doing the work. Gravity is also doing the work. Gravity अपना काम करेगी, you are doing your own work। ठीक है, तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा, that will be you keep it directly or you keep it indirectly from one place to other place, work done will be same. If you bring the book, if you take the book to the table and bring it down again to the same place, तो वर्क डन विल बी 0 इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। ग्रेविटी के केस में अगर तुमने बुक उठाई टेबल से, उसको तुम घुमा फिरा के स्कूल में लेके गए, क्लासेस में लेके गए, फिर वहीं पे आके रख दी तुमने बुक, तो वर्क डन विल बी 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन रिमेन सेम। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0 इन दैट केस। तो मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट रहता है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यस सर। डिस्प्ले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में बॉडी अगर अपनी जगह आ जाती है तो वर्क डन इज 0, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन 0 नहीं होता। क्लोज लूप में जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें क्लोज लूप में वर्क डन विल नॉट बी 0, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जब तुमने उसको ऊपर उठाया तो ग्रेविटी का वर्क डन कुछ होगा निगेटिव, जब नीचे लेके आएंगे तो वर्क डन ग्रेविटी का पॉजिटिव होता है। वर्क डन हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक केस में नेगेटिव होता है, जब वापस लाते हैं तो पॉजिटिव होता है, या पहले केस में पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में नेगेटिव होगा। टोटल वर्क डन विल बी 0। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज इन विच वर्क डन इज 0 फॉर द क्लोज लूप। ठीक है, बट लेकिन इनको कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी जो होती है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी होती है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक एनर्जी कम हुई तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी बढ़ती है तो पहली कम हो जाती है, तो कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी को एंड पोटेंशियल एनर्जी, सुना है तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी? हैव यू हर्ड द पोटेंशियल एनर्जी? यस, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ सर, सॉरी, बताया था। क्या बताओ, आपने क्या जानते है ना। सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रख देते तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, फिर उसको अगर हम ड्रॉप कर देते वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो इसको इस तरह के सिचुएशन में जिसमें पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्व रहती एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती इफ वी चेंज देयर पोजीशंस, तो इसलिए नाम आता है कंजर्वेटिव। इट इज नॉट दैट एक कंजर्वेटिव बोलते हैं वो ओल्ड फैशन या फिर ओल्ड कन्वेंशन का, है ना, ओल्ड ट्रेडिशन का कंजर्वेटिव होता है। दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। कंजर्वेटिव मींस कांस्टेंट एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, बहुत एक यूजफुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो उसमें क्या होता है कि वो
लॉ यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना मोशन का चैप्टर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है, अगर हमने एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसको फिर हमें वेक्टर से सॉल्व करना पड़ता है उसको एंगल पे। सपोज इफ यू थ्रो द बॉल एट एंगल, तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने के लिए हमें दो डायरेक्शन में इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। और वेरिएबल फोर्स हो गया तो और प्रॉब्लम होती, फिर वो सॉल्व करना ही काइनेटिक जब इक्वेशन ऑफ मोशंस बिकम्स कैनॉट बी यूज्ड। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो दैट इक्वेशन फेल्स। हम लोग ये इक्वेशन लगा ही नहीं सकते। फिर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के एडवांटेज उठाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो वो दैट देयरफॉर दैट डेवलप दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाज डेवलप्ड टू डील विद दैट वेरिएबल फोर्सेस, है ना। पार्टिकल जब पास में आ जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा उनका। सपोज दो पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनके, तो वो पास में आ गए तो फोर्स, अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। अगर सन सपोज मून को रोक दिया जाए तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। कभी सोचा है? वो रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इट इज नॉट फॉलिंग ऑनटू द उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो इट इज कीप ऑन रिवॉल्विंग। अगर जिस दिन सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, इट विल फॉल ऑनटू द अर्थ, अर्थ विल फॉल ऑनटू द मून, आई मीन both will fall onto each other and earth will also fall on into the sun अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिवॉल्विंग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस का बहुत यूज करेंगे हम लोग 11th-12th में। इट इज वेरी वेरी यूजफुल कंजर्वेटिव फोर्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखते हैं वर्क फॉर एनर्जी में आप कुछ है क्या मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। Then I'll teach you some more point about the conservative force, otherwise in 11th। ठीक है, तो important point ये डिस्कस हो गए अपने। Alright, now how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? बोलो, this is the question number 1 of exercise. Are you there? सर एक तुम लोग हो लाइन पर? हाँ, सर ये होमवर्क है। नहीं ये यहाँ पे बताओ, नेक्स्ट वाला होमवर्क। सर G is equal to FD square by M into M। तो व्हाट इज आंसर? उसमें 1 second। देखो, I'll tell you how to write direct and how to write full method. देखो, क्वेश्चन ये है, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? एक तो डायरेक्ट आंसर है, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर 1/d²। तो d अगर आधा हो जाएगा, यस सर। डिनोमिनेटर में 1/2d का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 स्क्वायर 1/4d स्क्वायर 1/1/2 का होल का स्क्वायर। हाँ, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा। सर आंसर 4 है क्या? हाँ, तो ये 4 ऊपर आ हाँ, जाएगा, सर। 4/d² हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुम्हें जल्दी से आंसर देना है, फुल कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज ये क्वेश्चन तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करना है, तब क्या करेंगे? पहले एक क्वेश्चन बना लेंगे, इनिशियली F1 क्या लिखेंगे? G M1 M2 d1², ये क्वेश्चन 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे? F2 इज इक्वल टू G M1 M2
by d2 square, second distance, और given क्या है, d2 is d1 by 2 आधी, सेकेंड डिस्टेंस इज फर्स्ट डिस्टेंस की हाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें, f2 by f1 will be what, gm1 m2 will go, है ना, तो क्या बचेगा, d1 by d2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और d2 कितना है, d2 डिनोमिनेटर देखो, यहाँ से देखो कैसे हमने लिखा, ये 1 है तो 1 नीचे है इसमें, ये 2 है तो ये 2 नीचे है, यहाँ पे f2 है तो d2 नीचे आएगा, बाकी तो ये कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करने से। इनवर्स रिलेशन है ना, f2 का d2 के साथ इनवर्स रिलेशन है। यस सर। यहाँ f2 इधर है तो नीचे d2 आएगा, f1 यहाँ है तो ऊपर d1 आएगा। तो अभी हमें दिया क्या है, डिस्टेंस जो है, न्यू डिस्टेंस इज फाइनल डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस, रिड्यूस टू हाफ बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे d2 इज d1 by 2, तो d1 by 2, 2 ऊपर आ जाएगा, d1 लिखा by 2, 2 विल कम हियर का होल स्क्वायर, d1 गोस, ये 4 हो गया। देयरफॉर f2 इज 4 टाइम्स ऑफ f1। ये हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे करते, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट लिखते आंसर। क्लियर? यस सर। Okay. यस सर। So this you note down. Next, second one is the homework problem, और third one is also homework. तो total 3 homeworks. एक पहले था, ये 2 है, ये 3 है। तो हाफ एन सर आवर तो में, हमें जैसे आपने सब्जेक्टिव इसके आंसर लिखा, तो हमें भी वैसे ही करना है कि हाँ वैसे ही करना है, वैसे ही करना है, और शॉर्टकट किसी मेथड से तो short- बाद में करेंगे, पहले फुल मेथड करते, बाद में शॉर्टकट Okay. मेथड। तो tomorrow we have the class at 3:30 है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो फिर एंड कर दूं क्लास को। Okay, you note down, just I am keeping it like this, you note down. Okay, just note Yes. down. And then you can log out, you can log out, I have the urgent job. Bye, sir. Thank you, sir. We can click a screenshot and then Okay, children, shall I end it? yes sir. Okay, thank you.